सोचिए एक अच्छी नौकरी का सपना और वो सपना आपको एक ऐसे जाल में फंसा दे जहां आपसे जबरदस्ती साइबर क्राइम करवाया जा रहा हो। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही डेयरिंग रेस्क्यू मिशन की जिसमें सैकड़ों भारतीयों को मानव तस्करी के एक बिल्कुल नए मॉडर्न जाल से बाहर निकाला गया। ये सिर्फ एक रेस्क्यू की कहानी नहीं है, बल्कि डिप्लोमेसी और टेक्नोलॉजी के एक बहुत बड़े टकराव की कहानी भी है। 197। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये 197 जिंदगियां हैं। 197 परिवार हैं जिन्हें एक बेहद हाई स्टेक ऑपरेशन के जरिए वापस अपने घर लाया गया। ये वो लोग हैं जिन्हें म्यांमार के खतरनाक साइबर स्कैम हब से भागने के बाद थाईलैंड से रेस्क्यू किया गया। सोचिए, एक तरफ अंधेरे कमरों में जबरदस्ती ऑनलाइन फ्रॉड करने का दबाव और दूसरी तरफ आजादी की तरफ ये पहला कदम। तो चलिए इस पूरी कहानी को परत दर परत समझते हैं। हम देखेंगे कि ये रेस्क्यू मिशन असल में था क्या, जानेंगे कि ये लोग इस खतरनाक साइबर जाल में फंसे तो फंसे कैसे, और समझेंगे कि इन्हें बचाने के लिए किस लेवल की डिप्लोमेसी का इस्तेमाल हुआ। और हाँ, सबसे आखिर में हम सब के लिए इसमें क्या बड़ी वार्निंग छिपी है उस पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं उस साहसी मिशन की जिसने इन 197 लोगों को घर वापस पहुंचाया। तो हुआ ये कि तारीख थी 10 नवंबर 2025। जगह थी थाईलैंड का बॉर्डर टाउन माय सॉट। इंडियन एयरफोर्स के 2 बड़े C-30J एयरक्राफ्ट वहां लैंड करते हैं। मिशन उन भारतीयों को वापस लाना जो अपनी जान जोखिम में डालकर म्यांमार के म्यावाड़ी से बॉर्डर क्रॉस करके थाईलैंड आ गए थे और जिन्हें वहां डिटेन किया गया था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि आखिर ये लोग म्यांमार के उन खतरनाक इलाकों तक पहुंचे कैसे। चलिए इस साइबर ट्रैप की पूरी अनाटमी को समझते हैं। इस पूरे क्राइम की जड़ में है ये साइबर स्कैम हब। ये म्यांमार के केके पार्क जैसे इलाकों में बने बड़े बड़े कंपाउंड्स हैं जहां हजारों लोगों को बंधक बनाकर उनसे 24 घंटे दुनिया भर के लोगों से ऑनलाइन धोखाधड़ी करवाई जाती है। और इन गैंग्स का काम करने का तरीका बड़ा ही शातिर है। ये 3 स्टेप्स में काम करता है। पहला है लालच, सोशल मीडिया पर अच्छी सैलरी वाली नौकरी का एक फेक ऑफर। फिर आता है जाल, विक्टिम्स को गैर कानूनी तरीके से बॉर्डर पार कराकर इन हब्स में ले जाना। और आखिर में शुरू होता है अपराध, जहां उन्हें दिन रात ऑनलाइन स्कैम करने पर मजबूर किया जाता है। और इस क्राइम का स्केल कितना बड़ा है अंदाजा लगाइए। सिर्फ 2024 में इन गैंग्स ने दुनिया भर से $2 बिलियन से भी ज्यादा का फ्रॉड किया। मतलब ये कोई छोटा मोटा क्राइम नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल क्रिमिनल इंडस्ट्री है। अब जाहिर है 197 लोगों को एक साथ बचाकर लाना कोई मामूली बात नहीं थी। इसके पीछे एक बहुत बड़ा और वेल कोऑर्डिनेटेड डिप्लोमेटिक एक्शन काम कर रहा था। इस ऑपरेशन की सफलता के पीछे टॉप लेवल कोऑर्डिनेशन था। सोचिए, एक तरफ थाईलैंड के प्राइम मिनिस्टर खुद शामिल थे, तो दूसरी तरफ भारत का विदेश और गृह मंत्रालय, इंडियन एयरफोर्स और जमीन पर थाईलैंड और म्यांमार में हमारी एम्बेसीज सब एक साथ मिलकर काम कर रहे थे। और इस मामले की गंभीरता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि थाईलैंड के प्रधानमंत्री खुद इस पूरी प्रोसेस को मॉनिटर करने के लिए मौजूद थे। ये एक साफ संकेत था कि यह अब कोई मामूली कॉन्सुलर मामला नहीं, बल्कि एक बड़ा इंटरनेशनल मुद्दा बन चुका था। तो अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और इसकी बड़ी तस्वीर को समझते हैं। ये रेस्क्यू मिशन सिर्फ एक घटना नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी ग्लोबल लड़ाई का हिस्सा है। ये ऑपरेशन साइबर डिप्लोमेसी का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। ये एक नया टर्म है। इसका मतलब आसान शब्दों में वो डिप्लोमेसी है जहां देश मिलकर 21वीं सदी के ऐसे मॉडर्न क्रॉस बॉर्डर क्राइम से लड़ते हैं जिनकी जड़ें डिजिटल दुनिया में हैं, लेकिन जिनका असर असली दुनिया में होता है। और जैसा कि पहले जिक्र हुआ, 10 नवंबर का ये ऑपरेशन कोई अकेली घटना नहीं थी। ये भारत सरकार के लगातार चल रहे प्रयासों का एक हिस्सा है। देखिए, इसी साल मार्च में म्यांमार से 549 लोगों को और इससे पहले थाईलैंड से ही 270 नागरिकों को वापस लाया गया था। तो ये एक लगातार चलने वाला अभियान है। तो इस पूरी घटना से सबसे बड़ा सबक क्या मिलता है, और भविष्य में ऐसे जालों से कोई कैसे बच सकता है? सरकार ने इसके लिए कुछ बहुत ही क्लियर वार्निंग्स जारी की हैं। विदेश मंत्रालय की सलाह बिल्कुल साफ है। पहली बात, किसी भी विदेशी नौकरी के ऑफर को ठीक से वेरीफाई करें। दूसरी, जिस एजेंट या कंपनी के जरिए जा रहे हैं उसका पूरा बैकग्राउंड चेक करें। और सबसे जरूरी बात ये याद रखें कि थाईलैंड का वीजा फ्री एंट्री टूरिज्म के लिए है, नौकरी के लिए नहीं। आखिर में ये घटना एक बहुत बड़े और गंभीर खतरे को उजागर करती है। ये दिखाती है कि कैसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग और साइबर क्राइम, जो 2 अलग अलग ग्लोबल क्राइम थे, अब एक दूसरे में मिलकर एक नया और ज्यादा खतरनाक रूप ले चुके हैं।
और ये पूरी कहानी हमें एक अहम सवाल के साथ छोड़ जाती है। जैसे जैसे हमारी दुनिया डिजिटल होती जा रही है और बॉर्डर्स धुंधले पड़ रहे हैं, क्या हमारे इंटरनेशनल कानून इस नई तरह की साइबर ट्रैफिकिंग से निपटने के लिए तैयार हैं? ये एक ऐसी चुनौती है जिसका जवाब पूरी दुनिया को मिलकर खोजना होगा।